Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss the Vision IS current affair of November 2020. Regarding today's discussion, हम इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कुछ पार्ट जो था, ठीक है, कुछ न्यूज़ जो थी हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी। ठीक है, 5 न्यूज़ पहले हो गई थी एंड जो रिमेनिंग सेक्शन है, ठीक है, वो आज की वीडियो में रहेगा। एंड उसके पहले हमारा पॉलिटी का जो सेक्शन था वो कवर हो गया है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाकी जो रहेंगे, ठीक है, वो सब मैं कवर कर लूँगी। एंड इफ़ यू आर न्यू इन अवर चैनल देन प्लीज़ टू सब्सक्राइब द चैनल एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस डिस्कशन। ठीक है, आप जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन का पोर्शन आज का डिस्कशन में रहेगा एंड रिगार्डिंग द टॉपिक जो है, ठीक है, ये जो 5 थे, ठीक, हमने पहले ही कवर कर दिया एंड रिमेनिंग है। अब ओपेक के बारे में जानेंगे, उसके बाद इंडिया एंड न्यूक्लियर डिसआर्मेंट, इंडिया सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन, इंडियाज डेवलपमेंट एफर्ट इन अफगानिस्तान एंड इंडिया नेपाल टाइज। ठीक है, तो इस तरीके से इतने न्यूज़ जो है आज हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो न्यूज़ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज दैट इज़ ओपेक। सो ये न्यूज़ में क्यों था, तो रिसेंटली क्या हुआ है, ओपेक सेक्रेटेरिएट होस्ट द 4th हाई लेवल मीटिंग, ठीक है, ऑफ ओपेक इंडिया डायलॉग वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अभी कोविड की वजह से सारा जो है जितने भी मीटिंग्स हो रहे हैं वो सारे वीडियो या वर्चुअल फॉर्मेट में हो रहे हैं एंड दिस टाइम ऑल्सो ओपेक का जो डायलॉग्स हुआ है वो भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस थ्रू ही कंडक्ट किया है। ठीक है, तो ये जो मीटिंग थी, ठीक है, ये मीटिंग जो हुई है ओपेक कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है, ओपेक क्या होता है, आई विल जस्ट एक्सप्लेन आफ्टर डिस्कसिंग द पॉइंट रिगार्डिंग वाई इट वाज इन न्यूज़। ओके, तो ओपेक की जो मीटिंग थी वो फोकस किया था उसमें मेनली ऑन द इम्प्लीकेशन ऑफ अ कोविड-19। ठीक है, डिस्कस किया गया रिपरकेशन ऑफ अ पैंडमिक एंड उनका जो इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है, बोथ ऑन इकोनॉमी सेक्टर, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमी पे और एनर्जी मार्केट पे। ठीक है, तो उस पर सब जो है डिस्कशन किया गया एंड जो ओपेक है, ठीक है, रिट्राइड दैट इंडिया का जो सपोर्ट है फॉर अ प्रोड्यूसर कंज्यूमिंग डायलॉग्स हैज़ ग्रेटली कंट्रीब्यूशन टू दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड ये जो है ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए एक मेजर रोल रहा है। एंड एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर जो डायलॉग है, ठीक है, जो यहाँ पे मेंशन किया है कि इंडिया का सपोर्ट रहा है फॉर द प्रोड्यूसर कंज्यूमर डायलॉग। सो प्रोड्यूसर कंज्यूमर डायलॉग क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे ऑफ इन्फॉर्मर ग्लोबल डायलॉग्स ऑन एनर्जी एट अ लेवल ऑफ अ मिनिस्ट्री, ठीक है, वो कंडक्ट की जाती है जहाँ पे अगर देखा जाए इन्वॉल्व किया है रिसेंटली, अगर देखा जाए तो 60 की एनर्जी कंट्रीज़ में। ठीक है, एक ये जो डायलॉग्स होते हैं, ठीक है, वो इन्वॉल्व करते हैं इंडस्ट्री विद इन द बिजनेस फोरम्स। ठीक है, अब हम देखते हैं और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स। ये ड्यूरिंग दिस डायलॉग इंडिया जो था इनवाइट किया गया था ओपेक मेंबर कंट्रीज कि वो इन्वेस्ट करें इन इस्टेब्लिशिंग 6.5 MMT ऑफ अ कमर्शियल कम स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम स्टोरेज, ठीक है, अंडर द PPP मॉडल के अंडर। एंड ये जो मीटिंग है ऑल्सो एड्रेस करती है इशूज़ ऑफ एशियन प्रीमियम एंड अ टर्म कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये हो गया पूरे न्यूज़ के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ओपेक क्या है। तो ओपेक क्या है, एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ अ 13 ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशन। ठीक है, ओरिजिनली फाउंड हुई है बाय द ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुला। ठीक है, कहाँ पे फाउंड हुई थी, बगदाद कॉन्फ्रेंस जो हुई थी सितंबर 1960 को, तब, ठीक है, उस टाइम पे उसका फॉर्मेशन हुआ था। ओपेक का अगर ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो ओपेक का ऑब्जेक्टिव है कि वो कोऑर्डिनेट करे, उसके साथ साथ यूनिफाई करे पेट्रोलियम पॉलिसीज़ अमॉन्ग द मेंबर्स। ठीक है, जो भी मेंबर्स है उसमें, ठीक है, किस तरीके से वो सारा जो है कोऑर्डिनेट करें, ठीक है, यूनिफाई करे पॉलिसी इन ऑर्डर टू सिक्योर अ फेयर और एक स्टेबल प्राइजेस रहे पेट्रोलियम प्रोड्यूसर्स के एंड एक इफिशिएंट इकोनॉमिक और रेगुलर जो है सप्लाई हो पेट्रोलियम प्रोजेक्ट पेट्रोलियम का, ठीक है, जितने भी कंज्यूमिंग नेशन है उनमें। और ये जो ओपेक है, ठीक है, ओपेक के जो सेक्रेटरी है, ठीक है, सेक्रेटरीट है, इज एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ ओपेक जो लोकेटेड है वियना में। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो एक्ट करता है एज ए हेडक्वार्टर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया में। ओपेक प्लस जो है वो कंसिस्ट करता है नॉन ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जैसे कि अजरबैजान हो गया, बहरीन हो गया, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमन, रशिया, साउथ सुदेन एंड सुदेन। ठीक है, तो इस तरीके से 13 ओपेक
कंट्रीज के साथ है, ठीक है। तो 13 ओपेक एंड देन फॉर द नॉन ओपेक ऑयल कंट्री, जिसको हम ओपेक प्लस कंट्रीज बोलते हैं। अब देखते हैं कि करंट सिनेरियो अगर देखा जाए तो 79.4% जो है वर्ल्ड प्रूवन ऑयल रिजर्वर जो है वो लोकेटेड है इन द ओपेक मेंबर कंट्रीज, ठीक है। एंड बल्क ऑफ ओपेक ऑयल रिजर्वर जो है मेनली मिडल ईस्ट पार्ट में है, ठीक है, मिडल ईस्ट में है, दैट इज अकाउंट करते हैं 64.5% ऑफ ओपेक टोटल। इंडिया जो है ओपेक का मेंबर नहीं है, बट इंडिया जो है एक वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है एंड 78% ऑफ क्रूड ऑयल एंड 59% जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दैट इज एलपीजी, अलॉन्ग विद दिस 38% जो है लिक्विफाइड नेचुरल गैस दैट इज एलएनजी, ठीक है। डिमांड इज बाय द ओपेक एंड इंडिया जो रहा है एक ऑयल डिमांड रहा है, ठीक है। इंडियाज ऑयल डिमांड इज फोरकास्ट टू राइज फ्रॉम अ 4.5 मिलियन बैरल पर डे सिंस 2019, ठीक है, एंड टू वो इंक्रीज होगी एटलीस्ट 10.7 बिलियन बैरल, ओके, बाय 2045 ऐसा बैरल पर डे, ओके, बैरल पर डे 2045 तक ऐसा बताया गया है, ठीक है। इंडिया की जो ऑयल डिमांड है इट विल बी राइज। अब इस फिगर में जस्ट ओपेक कंट्रीज जो है, ठीक है, वही मेंशन किए गए हैं, एक बार देख लेना सबकी लोकेशंस, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट था वो डिस्कस कर लेते, जैसे मैंने बोला कि ये जो अभी रिसेंटली मीटिंग हुई थी, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ है, मैंने जैसे पॉइंट में पहले मेंशन किया था कि इस मीटिंग में और एड्रेस किया गया जो इशू है ऑफ एशियन प्रीमियम एंड अ टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो एशियन प्रीमियम के बारे में जो है एड्रेस किया गया। अभी एशियन प्रीमियम क्या है, तो एशियन प्रीमियम जो है एक एक्स्ट्रा चार्ज बीइंग कलेक्टेड बाय द ओपेक कंट्रीज, ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज कलेक्ट किया जाता है बाय द ओपेक कंट्री फ्रॉम द एशियन कंट्रीज व्हेन सेलिंग ऑयल एंड इंडिया जो है बीइंग वॉइसिंग इट डिसेंट अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस, ठीक है। तो एक्स्ट्रा जो चार्ज कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, बाय द ओपेक कंट्री फ्रॉम द एशियन कंट्रीज, ठीक है, व्हेन सेलिंग ऑयल, तब उसके ऊपर जो है इंडिया ने वॉइस किया, ठीक है। इंडिया ने अपना जो है उसके अगेंस्ट प्रैक्टिस के अगेंस्ट में उनका जो कंसेंट है वो बताया एंड इट हैज़ रूटेड इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ मार्केट ओरिएंटेड क्रूड प्राइजेस इन 1986 एंड 3 इंपॉर्टेंट बेंचमार्क्स है इन द ग्लोबल मार्केट। अभी वो 3 इंपॉर्टेंट बेंचमार्क कौन से हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कॉस्ट ऑफ ऑयल प्रोड्यूस इन द रिस्पेक्टिव जोग्राफीज। तो सबसे पहला है कि ब्रेंट एक स्लाइट स्वीट ऑयल रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ यूरोपियन मार्केट। सेकेंड इज अ वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ठीक है, तो ये एक यूएस मार्केट है, और दुबई ओमन, ठीक है, जो एक मिडल ईस्ट एंड एशियन मार्केट है, ठीक है। उसके साथ साथ जो यूएस और यूरोप है, ठीक है, उनका अगर पॉइंट कंसिडर किया जाए तो उनको एडवांटेज है बिकॉज ऑफ देयर मार्केट एंड द प्राइस आर बेस्ड ऑन द फ्यूचर ट्रेडिंग एंड रिफ्लेक्ट एवरी ट्रेंड ऑफ अ क्रूड मार्केट। ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए दुबई का केस में, ठीक है, दुबई सॉरी ऑन अदर हैंड अगर देखा जाए एशिया जो रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द दुबई और ओमन थ्रू, ठीक है, और ओमन थ्रू वो डू नॉट हैव एनी डेरिवेटिव्स, ठीक है, ट्रेडिंग एंड उसके साथ साथ क्या होता है, हेंस ये कहीं ना कहीं जो प्राइस चार्जेस होते हैं, ठीक है, बाय द एशियन कंट्रीज रिमेन $1 to $2 तक ही रहते हैं, हायर देन दैट ऑफ अ यूरोपियन एंड अ यूएस एंड दस ये जो प्राइस होती है, ठीक है, ये जो डिफरेंशियल टर्म होती है, ठीक है, एशियन कंट्रीज़ की और जो यूरोपियन मार्केट के अगर देखा जाए तो यूएस का, तो उसको हम बोलते हैं एशियन प्रीमियम, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा आई होप एशियन प्रीमियम का कंसेप्ट, ठीक है। तो एक्स्ट्रा जो चार्जेस लिए जाते हैं ओपेक कंट्रीज थ्रू फ्रॉम द एशियन कंट्री व्हेन दे यूज टू सेल एंड ये जो चार्जेस होते हैं, ठीक है, ज़्यादा डिफर नहीं करते, पर कुछ रिमेन जो होता है $1 to $2 हायर होते हैं दैन द यूरोपियन एंड यूएस एंड दस दिस प्राइस जो है वो डिफरेंशिएट जो टर्म है उसको हम एशियन प्रीमियम बोलते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि इशू क्या है इंडिया और ओपेक के रिलेशन में। जैसे मैंने बोला इंडिया जो है ओपेक कंट्रीज ओपेक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है, तो सबसे पहला देखा जाए इशू क्या है, तो इशू इस तरीके का है कि सबसे पहला एंड मेन इंपॉर्टेंट है कि सैंक्शन ऑन ईरान, ठीक है। तो वेरियस जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वेरियस मेंबर्स कंट्रीज ऑफ ओपेक जो है, ठीक है, अलॉन्ग विद द यूएस आर क्रिएटिंग अ ग्रुप क्रिएटिंग ए एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि वो कट डाउन करें इम्पोर्ट फ्रॉम ईरान एंड दस सीरियसली वो कहीं ना कहीं कंसर्न है इंडिया के लिए। एंड सेकेंड इज द एशियन प्रीमियम, जैसे मैंने बोला कि एशियन प्रीमियम का कंसेप्ट जो है
एंड उसको जब मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया, तो इसका पॉइंट ऐसा है कि जो साउथ अरेबिया है, ठीक है, मीनवाइल चार्ज करती है प्रीमियम, एंड जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो कलेक्ट किया जाता है ओपेक कंट्रीज फ्रॉम अ यूएस, सॉरी एशियन कंट्रीज, एंड व्हेन दे आर सेलिंग, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम आ जाता है। ऑब्वियसली एशिया जो है, सॉरी इंडिया जो है एशियन का ही पार्ट है, एंड दस चार्जिंग द एक्स्ट्रा वन वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। एंड नेक्स्ट वन इज द डिप्लेक्शन ऑफ फॉरेक्स। जो मेजर ट्रेडर है ओपेक के, ठीक है, स्टेट, वो यूएस डॉलर और यूरो में करते हैं, एंड दस ये कहीं ना कहीं रिड्यूस करता है फॉरेक्स रिसर्च इन इंडिया। एंड नेक्स्ट वन इज मार्केट फ्लीजिबिलिटी, ठीक है। तो मार्केट, सॉरी इंस्टेबिलिटी, दैट इज ड्यू टू द कंपटीशन और प्रोडक्शन एडजस्टमेंट, ठीक है, फ्लक्चुएशन दिखाई देते हैं ऑयल प्राइजेस में, दस कहीं ना कहीं एक हार्ड हो जाता है कि जो रुपीज़ है उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन करना और उसके साथ साथ इंपोर्ट को मैनेज करना। सो दिस इज द इशू रिगार्डिंग इंडिया एंड ओपेक रिलेशन। मूविंग टूवर्ड द कंक्लूजन, तो कंक्लूजन इस तरीके से हम कर सकते हैं, जो ओपेक है शुड डू अवे विद द discriminatory Asian premium price mechanism to make a global level playing pricing mechanism, and there is also need कि रुपीस जो है वो यूज़ किया जाए इंस्टेड ऑफ अ डॉलर और ए यूरो टू बाय द क्रूड ऑयल, दस वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा टू रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिशिएट एंड इम्प्रूव द ट्रेड विद द ओपेक मेंबर कंट्रीज। ओके, तो इस तरीके से हम एक पॉजिटिव वे से कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, इंडिया एंड अ न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट, ठीक है। तो न्यूज़ में क्या था, तो यूएन की जो जनरल असेंबली है उन्होंने दो रिजोल्यूशन जो है उसको जो है स्पॉन्सर्ड किया है, सॉरी दो रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया है, ठीक है, एंड विच वेयर स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया, ठीक है। अभी कौन से दो रिजोल्यूशन है, तो सबसे पहला है कि कन्वेंशन, ठीक है, आई विल हाईलाइट इट विद अ डिफरेंट कलर। तो सबसे पहला कौन सा है, कन्वेंशन ऑन अ प्रोहिबिशन ऑफ अ यूज ऑफ अ न्यूक्लियर वेपन, ठीक है, ये सबसे पहला हो गया। एंड सेकेंड वन इज रिडक्शन, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे दो दिए, ठीक है, कन्वेंशन ऑन अ प्रोहिबिशन ऑफ अ यूज ऑफ अ न्यूक्लियर वेपन, और सेकेंड वन है रिड्यूसिंग न्यूक्लियर डेंजर, ठीक है, अंडर द न्यूक्लियर वेपन क्लस्टर, ठीक है। तो ये दो रिजोल्यूशन है, एंड दिस रिजोल्यूशन मैनिफेस्ट द इंडियाज कमिटमेंट टूवर्ड्स द गोल ऑफ अ न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट, ठीक है। अभी न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट के गोल के वर्क, ठीक है, गोल के तरफ जो कमिटमेंट है इंडिया का वो शो करता है ये दो जो रिजोल्यूशन है, ठीक है। तो अभी ये न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट होता क्या है, ठीक है। तो न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट क्या होता है, इट इज़ एन एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग एंड एलिमिनेटिंग द न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। तो इस तरीके का एक्ट है जो रिड्यूस करता है या एलिमिनेट करता है न्यूक्लियर वेपन को, एंड इट कैन ऑल्सो बी द एंड स्टेट ऑफ अ न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड, ठीक है, एंड इट विच द न्यूक्लियर वेपन जो है आर कंप्लीटली एलिमिनेटेड, ठीक है। द टर्म डी न्यूक्लियराइजेशन, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब दिस प्रोसेस, ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट बोलते हैं। तो सिंस यूएस ने जब बॉम्बिंग की थी हिरोशिमा नागासाकी पे, ठीक है, 1945, तो उसका जो इफेक्ट है, द इफेक्ट ऑफ अ न्यूक्लियर वेपन, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मोटिवेट किया डिफरेंट वर्ल्ड के पार्ट्स को कि वो भी इस तरीके के जो वेपन्स है, ठीक है, उसको प्रोक्यूर करें, एंड दस कहीं ना कहीं हम जैसे जानते हैं कि इसके वजह से ठीक है, जो बॉम्बिंग हुई थी उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है उस रीजन में, एंड दस फर्दर एक पॉइंट अगर देखा जाए कि जो यूएस है सॉट टू एलिमिनेट अ न्यूक्लियर वेपन इन द फर्स्ट रिजोल्यूशन, जब उन्होंने अडॉप्ट किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1946 को। ये जो रिजोल्यूशन था वो इस्टेब्लिश करता है एक कमीशन जो डील करती है प्रॉब्लम रिलेटेड टू द डिस्कवरी ऑफ अ एटॉमिक एनर्जी अमॉन्ग अदर्स, एंड ऑल्सो डिसाइड करती है कि ये कमीशन जो है वो प्रपोजल लाएंगी जो एलिमिनेट करेगा, ठीक है, द एलिमिनेशन फ्रॉम द नेशनल आर्ममेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड फॉर and of all other major weapon adaptation of a to a मास डिस्कशन, ठीक है। तो ये एक हो गया न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट के रिलेटेड। अब हम देखते हैं, अभी मैंने जैसे बताया न्यूज़ में कि जो दो रिजोल्यूशन अडॉप्ट किए गए हैं यूएन जनरल असेंबली में, तो इस रिजोल्यूशन के बारे में अगर एक्स्ट्रा पॉइंट देखा जाए तो सबसे पहला जैसे था कि कन्वेंशन ऑन अ प्रोहिबिशन एंड द यूज ऑफ अ न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। तो ये टेबल किया गया था बाय इंडिया सिंस 1982, ठीक है, इन द जनरल असेंबली रिक्वेस्ट किया था द कॉन्फ्रेंस ऑन द डिसआर्ममेंट इन जेनेवा टू कमेंस निगोशिएशन ऑन द इंटरनेशनल कन्वेंशन प्रोहिबिटिंग द यूज और द threat of a use of a nuclear weapon under these circumstances, and the second resolution था
रिड्यूसिंग द न्यूक्लियर डेंजर, ठीक है, जो टेबल किया गया था 1998 को। एंड ये जो रिजोल्यूशन है वो ग्लोब का अटेंशन ड्रॉ करता है टुवर्ड द रिस्क ऑफ अनइंटेंशनली और एक्सीडेंटली यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, तो ये दो जो है रिजोल्यूशन के बारे में हमने डिटेल कवर कर ली। अब देखते हैं कि इंडिया का रोल क्या है इन द ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट। तो इंडिया जो है is has been an adherent supporter of a multilateral nuclear disarmament and a non proliferation पॉलीफेरेशन एफर्ट्स। ठीक है, तो इंडिया का हमेशा एक सपोर्ट रहा है एंड ऐसे काफ़ी बार ओकेजन हुए हैं। ठीक है, तो इंडिया ने हैज़ टेकन एक अपॉर्चुनिटी कि वो ड्राइव करे अ फोर्स फॉर अटेंडिंग अ यूनिवर्सल और कंप्लीट एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी डिसआर्ममेंट। ठीक है, तो उसके इंडिया के अगर एफर्ट्स देखे जाएँ तो 1965 में इंडिया जो था अमॉन्ग द नॉन अलाइंग 18 नेशनल डिसआर्ममेंट कमिटी, ठीक है, जो एडवोकेट करती है फॉर द डीलिंकिंग डिसआर्ममेंट एंड अ नॉन प्लोरिफिकेशन। ठीक है, उसके साथ साथ इंडिया जो है उन्होंने प्रपोज किया है एक ट्रीटी ऑफ नॉन पॉलीफेरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ठीक है, जिसको एनपीटी भी बोला जाता है। एंड उसके साथ साथ इंडिया ने एक प्रपोज किया था कंप्रेहेंसिव प्रपोजल फॉर अ कंप्लीट एंड यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट एंड उसको प्रेजेंट किया था टू द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, ठीक है, स्पेशल सेशन में ऑन अ डिसआर्ममेंट 1998 को। एंड उसको जो है राजीव गांधी एक्शन प्लान भी बोला जाता है। इंडिया जो है उन्होंने एक जो कंप्रेहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी थी उसको साइन भी नहीं किया था ड्यू टू द फेलियर ऑफ अ ट्रीटी टू इंक्लूड द कमिटमेंट ऑफ अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट कि वो एलिमिनेट करे न्यूक्लियर वेपन विद अ टाइम बाउंड फ्रेमवर्क। उसके साथ साथ स्टिल इंडिया जो है वॉलेंटरी एक्ट कर रहा है एज अ न्यूक्लियर टेस्टिंग मॉनिटरियम सिंस 1998 एंड थ्रू एक न्यूक्लियर डॉक्टराइन जो है 2003 में लाई थी। इंडिया हैज़ अरेस्टेड इट कंटिन्यूस कमिटमेंट, ठीक है, जो उन्होंने दी है कि उनका जो एक गोल है ऑफ न्यूक्लियर वेपन फ्री थ्रू द ग्लोबल वेरीफाइड एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट। इंडिया का एक अपोज भी रहा है, ऑल्सो अपोज द रिसेंट जो इन्फोर्समेंट है ऑफ ट्रीटी ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ अ न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, तो इस तरीके का इंडिया का एक मेजर रोल रहा है। अलॉन्ग विद दिस इंडिया ने मेंटेन किया है एक जिनीवा बेस्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्ममेंट इन द सिंगल मल्टीलैटरल डिसआर्ममेंट निगोशिएशन फोरम। एंड इंडिया हमेशा एक सपोर्टर रहा है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी यूनिवर्सल एंड अ वेरीफाइड फिसल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी का। एंड ये जो ट्रीटी है, ठीक है, एक प्रपोज की गई है बाय द इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो प्रोहिबिट करती है प्रोडक्शन ऑफ अ टू मेन कंपोनेंट ऑफ अ न्यूक्लियर वेपन जो है हाईली रिच यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। ठीक है, तो इस दोनों का जो है प्रोडक्शन रिलेटेड जो ट्रीटी है प्रोहिबिशन उसको भी इंडिया ने साइन किया था। इस तरीके का इंडिया का हमेशा ही जो है एक अपोज रहा है टूवर्ड्स द ग्लोबल न्यूक्लियर आर्ममेंट। ठीक है, तो डिसआर्ममेंट का हमेशा ही एक इंडिया का सपोर्ट रहा है। रिगार्डिंग द एक कॉन्फ्रेंस के बारे में यहाँ पे मेंशन है जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ अ डिसआर्ममेंट बोलते हैं। तो 1979 को फॉर्म हुई थी, एक सिंगल मल्टीलैटरल डिसआर्ममेंट निगोशिएशन फोरम है एट ए इंटरनेशनल कम्युनिटी आफ्टर एग्रीमेंट वॉज रीच अमॉन्ग द मेंबर स्टेट ड्यूरिंग द फर्स्ट सेशन जब हुआ था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। ठीक है, जो डिवोट किया था कंप्लीटली टू द डिसआर्ममेंट 1978 का वाला सेशन। ठीक है, सिंस द कंक्लूजन ऑफ द निगोशिएशन ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस ऑफ अ डिसआर्ममेंट, ठीक है, इन 1996, तो ये जो है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ अ डिसआर्ममेंट रिमेन अ डेडलॉक एंड हैज़ नॉट बीन रीच उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस प्रोग्राम। ठीक है, तो ये एक हो गया कॉन्फ्रेंस ऑफ अ डिसआर्ममेंट रिलेटेड। अब देखते हैं कि क्या चैलेंजेस है फॉर द इंडिया का जो विजन है न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट रिलेटेड। ठीक है, तो इतनी जल्दी अचीव हो पाएगा कि सब कंट्रीज एग्री करेगी कि या नहीं, तो ये भी क्वेश्चन है। सो व्हाट आर द चैलेंजेस? तो सबसे पहला चैलेंज है कि ऑन गोइंग मॉडर्नाइजेशन ऑफ अ न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, तो ये एक मेजर चैलेंज है। जैसे हम जानते हैं कि डिफरेंट इन्वेंटरीज जो है ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर हेड कंटिन्यू डिक्लाइन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट ऑल न्यूक्लियर स्टेट जो है आर आइदर डेवलपिंग कंट्रीज हो गए या मतलब जो भी कंट्रीज है, ठीक है, आर डेवलपिंग आर डिप्लॉइंग अ न्यू वेपन सिस्टम। ठीक है, एंड दस एक एग्जांपल भी यहाँ पे मेंशन किया है कि यूएस इज मेकिंग अ मिनिएचर न्यूक, ठीक है, विच विल इंश्योर एक श्रिंकेज ऑफ अ पावर एंड इनेबल करेगा टैक्टिकल एप्लीकेशन। इसके साथ साथ रशिया और चाइना का भी देखा जाए तो वो भी डेवलप कर रहे हैं हाइपरसोनिक
ग्लीड व्हीकल एंड रशिया इज प्रोबेबली डेवलपिंग अ न्यूक्लियर आर्म न्यूक्लियर पावर अंडर वाटर व्हीकल। ठीक है, तो इस तरीके का जो मॉडर्नाइजेशन चल रहा है न्यूक्लियर वेपन का, तो वो कहीं ना कहीं एक बैरियर एक्ट कर सकता है टू रीच द विजन ऑफ अ न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट। रिगार्डिंग द नेक्स्ट कंसर्न इज दैट लैक ऑफ अ कंसेंसस अमॉन्ग द मेजर न्यूक्लियर पावर। ठीक है, तो यूएस जो है विड्रॉ किया उन्होंने इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी से 1987 को, एंड जो रशिया है उसने भी फॉर्मली जो है उससे सस्पेंशन ले लिया, सब सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो मेजर पावर्स है वो कहीं ना कहीं उनका जो इस डिसआर्ममेंट रिलेटेड उतना कुछ पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, तो वो भी एक प्रॉब्लम ला सकता है। उसके साथ साथ अनसर्टनिटी भी जो है वो दिखाई देती है फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ अ फर्दर रिडक्शन ऑन द लिमिटेशन ऑफ अ स्ट्रेटेजी ऑफेंसिव आर्म ट्रीटी जो साइन हुई थी यूएस और रशिया के बीच में फेब्रुवरी 20 बियॉन्ड फेब्रुवरी 2021। डिस्कशन जो हुआ था ऑन अ डी न्यूक्लियराइजेशन बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड रशिया सॉरी यूएसए। ठीक है, लॉस अट्रैक्शन ड्यूरिंग द 2019। ठीक है, एंड उसके साथ साथ ये कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो मेजर पावर्स हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उनका जो लैक ऑफ अ कंसेंसस दिखाई दे रहा है टुवर्ड्स द न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट। रिगार्डिंग द थर्ड चैलेंजेस दैट इज़ अ ग्लोबल परसेप्शन। ठीक है, तो इवन इंडिया जो है एक डोमिनेंटली एजप्शन है ऑफ अ न्यूक्लियर वेपन्स एंड डिटरमाइन कर रही है इफेक्टिवनेस इन डिटरेंसिंग दिस मैकेनिज्म, बट जो इंटरनेशनल कमिटीज़ हैं, ठीक है, कम्युनिटीज़ है, फ्रॉम टाइम टू टाइम ऐसा उनको पता चल रहा है, ठीक है, फाइंड दैट डिस्पेरेंसी इन इंडियन आइडियोलॉजी एंड एबिलिटी टू एक्टिवली प्रमोट द न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट। ठीक है, तो ये भी एक ग्लोब का परसेप्शन हो गया है टुवर्ड्स द इंडिया। एंड नेक्स्ट वन इज इंडियाज न्यूक्लियर सिक्योरिटी डिलेमा। ठीक है, तो कंसिडरिंग अ रीजनल डेवलपमेंट्स जैसे कि पाकिस्तान का डेवलपमेंट हो रहा है टुवर्ड्स द टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, एंड अलॉन्ग विद दिस द क्लोज रिलेशन जो चाइना की तरफ दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इंडिया के डिफेंस पॉलिसी को, ठीक है, डिटरमिनेंटल कर सकता है, ठीक है, इन रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड। एंड दस वी कैन सी दैट दिस आर द फ्यू पॉइंट कि जो चैलेंज है इंडिया के विजन के लिए, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू द न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट। रिगार्डिंग द कंक्लूजन, तो एक नॉन प्योरिफिकेशन एंड एक ग्लोबल डिसआर्ममेंट डिस्कशन रिक्वायर्ड है एट अ मोनूमेंटल शिफ्ट टूवर्ड्स मोर डायलॉग। लैक ऑफ अ कॉन्क्रीट रिस्पॉन्स दिखाई देता है न्यूक्लियर पावर के तरफ से, तो वो कहीं ना कहीं एक ग्रिडलॉक सिचुएशन ऑकर कर सकती है। दस इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो आर्टिकुलेट करें द पेरिटेंस ऑफ अ नॉन प्लोरिफिकेशन पॉलीफिरेशन एंड अ डिसआर्ममेंट डायलॉग, एंड इन दिस वे हम एक जो है एक पॉजिटिव कंक्लूड करते हैं। अब देखते हैं कुछ ट्रीटीज़ यहाँ पे मेंशन की है रिलेटेड टू द डिसआर्ममेंट आर्म कंट्रोल एंड नॉन पॉलीफिरेशन ट्रीटीज़ के बारे में। तो सबसे पहले एक ट्रीटी है कि पार्शियल ट्रीटी बैन पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी 1963 की ट्रीटी है जो प्रोहिबिट करती है टेस्टिंग ऑफ ए न्यूक्लियर वेपन इन द एटमॉस्फेयर और इन द आउटर स्पेस अंडर द वाटर। ठीक है, तो ये एक ट्रीटी हो गई। नेक्स्ट इज द ट्रीटी ऑन अ नॉन प्लोरीफेरेशन ऑफ अ न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, 1970 की ट्रीटी है। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि वो प्रिवेंट करे द स्प्रेड ऑफ अ न्यूक्लियर वेपन एंड द वेपन टेक्नोलॉजी, उसके साथ साथ प्रमोट करे एक कॉपरेशन एंड द पीस यूज ऑफ अ न्यूक्लियर एनर्जी। रिगार्डिंग द थर्ड वन, एक कंपेरेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, तो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो बैन करती है ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन द एनवायरनमेंट। एंड ट्रीटी ऑफ अ प्रोहिबिशन ऑफ अ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, ये भी एक ट्रीटी है जो लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट टू प्रोहिबिट द न्यूक्लियर वेपन एंड विच लीड टू द टोटल एलिमिनेशन। एंड उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट यहाँ पे एग्रीमेंट्स भी दिए गए हैं। एग्रीमेंट और द ग्रुप विच सीक टू प्रिवेंट अ प्लोरीफिरेशन ऑफ अ फिसल मटेरियल न्यूक्लियर वेपन्स एंड अदर डिलीवरी व्हीकल, जैसे कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप हो गया, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, हेग कोड ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट द बैलिस्टिक मिसाइल प्लोरीफिरेशन एंड वासिनार एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये कुछ हो गए ट्रीटीज और एग्रीमेंट रिलेटेड टू दिस न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज अ न्यूक्लियर सिविल इंडियाज सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन। तो इंडिया और यूएस जो है हैज़ एक्सटेंडेड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एमओयू कहाँ पे फॉर कोऑपरेशन ऑन अ न्यूक्लियर एनर्जी बाय अदर डिकेड। ठीक है, रिगार्डिंग फ्यू बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड का देखा जाए तो इंडिया जो है एक सिविल न्यूक्लियर अकॉर्ड जिसका एम है
to build a to develop a mutually beneficial economy, scientific and technical cooperation for a peaceful use of a nuclear energy. ठीक है, तो ये जो है 14 कंट्रीज के यहाँ पे है, ठीक है, एंड विच विच इंडिया जो है हैज़ फ्रोक्सग एग्रीमेंट विद वेरियस कंट्री, जहाँ पे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, केंच रिपब्लिक, फ्रांस, जापान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, निजाम्बी, रशिया, साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएस एंड वियतनाम है। ठीक है, मोस्ट क्रिटिकल अगर फैक्टर देखा जाए इसका, तो ये फैसिलिटेट करता है द एग्रीमेंट इज इंडियाज एक्सेप्शनली क्लियरली ट्रैक रिकॉर्ड इन द एरिया ऑफ अ न्यूक्लियर नॉन फ्लोरेशन। ठीक है, तो ये हो गया एक फ्यू बैकग्राउंड। अब हम देखते हैं इंडियाज न्यूक्लियर कॉपरेशन विद द डिफरेंट कंट्रीज किस तरीके से है। तो इंडिया और रशिया का इंडिया और यूएस का पहला पॉइंट ऑफ दिखता है। तो इंडिया जो है, इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट और इंडो यूएस न्यूक्लियर डील और 123 एग्रीमेंट जो साइन हुआ था 2008 में। इस एग्रीमेंट के अंडर में इंडिया ने एग्री किया था कि वो एक सेपरेट सिविलियन और मिलिट्री न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ एंड टू ओपन अ सिविलियन पार्ट जो टू इंस्पेक्ट द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। एंड अलॉन्ग विद दिस इन रिटर्न यूएस ने ऑफर किया था कि वो रिज्यूम करेगा फुल न्यूक्लियर ट्रेड इन द इन द रिएक्टर ट्रांसफ़र ऑफ अ टेक्नोलॉजी इन सारे फील्ड में। एंड ये दो जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, यूएस और इंडिया, उन्होंने दोनों ने भी कमिटमेंट किया था कि वो प्रमोट करेगी कोऑपरेशन ऑन द इनिशिएटिव एंड जो एम करता है इन गिविंग इम्पटिस टू द न्यूक्लियर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द न्यूक्लियर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, एंड अंडर द वेरियस स्कूल जैसे कि ग्लोबल सेंटर फॉर द न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप। ठीक है, इशू ऐसा है, द इशू ऑफ अ सिविल लाइबिलिटीज़ जो है बिकम अ प्राइमर चैलेंज इन द इंडिया यूएस 123 एग्रीमेंट। ठीक है, एंड इट विन्स अगेंस्ट द इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट नॉर्म ऑफ recourse in the nuclear civil liabilities convention and which was further put the sole onus on the operator। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। अब हम देखते हैं इंडिया और फ्रांस का क्या रिलेशन है। तो इंडिया और फ्रांस का अगर देखा जाए तो फ्रांस जो है वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया था इंडिया के साथ इन 2008, जब कम्प्लीटली जो वेवर प्रोवाइड किया गया था एनएस को। ठीक है, तो अभी क्या देखा जाए उसके बाद क्या हुआ था, अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट इंडिया फ्रांस जो रहेगा वो कंस्ट्रक्ट करेगा 6 यूरोपियन प्रेशर रिएक्टर ऑफ 1650 मेगाटन ईच मेगावाट ईच एंड इम्प्लीमेंट करेगा 9900 मेगावाट जतीपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को। ठीक है, एंड ये डील जो थी वो क्रिएट करती है एक अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू बी द पार्ट ऑफ अ इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ठीक है, अभी हम देखते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट की जो ये डील है, ठीक है, कंटिन्यू न्यूक्लियर कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस हैज़ ब्रॉडन द एंड डीपन द स्कोप ऑफ अ स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन बिटवीन दिस टू साइड। एंड इंडिया और रशिया का अगर पॉइंट देखा जाए तो 1998 में एक डील साइन हुई थी विद द सोवियत यूनियन कि वो कंस्ट्रक्ट करेंगे एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन मेड अप ऑफ द प्रेशराइज लाइट वाटर रिएक्टर। ठीक है, एंड दो 1990s में रशिया जो है रिमेन अ की सप्लायर ऑफ अ न्यूक्लियर फ्यूल टू इंडिया। 2008 में क्या होता है, ये दोनों कंट्रीज़ ने दैट इज इंडिया एंड रशिया उन्होंने साइन किया था एक एग्रीमेंट कि वो कंस्ट्रक्ट करेंगे 4 एडिशनल यूनिट एट अ कुंदाकुलम एंड डेवलप अ न्यू फ्यू साइट। अलॉन्ग विद दिस इंडिया रशिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है वो एलिवेट हुई है टू द लेवल ऑफ अ स्पेशल एंड अ प्रिविलेज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इन 2010। रिगार्डिंग इंडिया एंड जापान का अगर देखा जाए तो इंडिया जापान एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन इन पीस यूजेस ऑफ अ न्यूक्लियर एनर्जी उसको भी साइन किया गया था 2006 में, एंड दे फर्दर इट केम इन टू फोर्स इन 2017। उसके अंडर में क्या हुआ था, नलिफिकेशन क्लॉज लाया गया था। ठीक है, जो जिससे जो है जापान कैन सस्पेंड अ कॉपरेशन विद इंडिया अगर इंडिया ने जो है किसी भी टाइप का जो टेस्टिंग है प्लेज जो उन्होंने ली है अगर उसको ब्रीच करता है तो, एंड इफ द ब्रेकआउट फॉर इंडिया इट विल बिकम द फर्स्ट नॉन एनपीटी signatory to enter the civil nuclear cooperation pact with the जापान। रिगार्डिंग अदर कंट्रीज तो इंडिया और मंगोलिया का भी एक क्रूशियल सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हुआ था। इंडिया और कनाडा ने भी साइन किया है एक सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट 2010 में, और 2014 में इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने भी एक साइन किया है, इंडिया कजाकिस्तान एंड इंडिया एंड साउथ कोरिया। ठीक है, इस तरीके से इंडिया और काफ़ी कंट्रीज़ ने जो है
कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं, ठीक है, न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एग्रीमेंट। अभी इतने सारे जो एग्रीमेंट है उनका सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहला ऐसा है कि वो सब हेल्प करेगा टू सप्लीमेंट इट इज ग्रोइंग एनर्जी डिमांड, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर होल्ड जो करता है, ठीक है, सिग्निफिकेंटली उसका एक पोटेंशियल है और इम्पोर्टेंट है कि एक क्लीनर ऑप्शन है इंडिया के लिए, इंडिया के एनर्जी बास्केट के लिए, एंड दस जो है एक इंडिया को हेल्प करेगा टू प्रोवाइड अ सप्लीमेंट इन द ग्रोइंग एनर्जी डिमांड। सेकंड इज द डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज, ठीक है। तो इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ टोरियम इन द वर्ल्ड, ठीक है, एंड बट इंडिया कहीं ना कहीं लैक करता है इन द टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी, एंड दस ये जो एग्रीमेंट है इंडिया के जो टेक्नोलॉजिकल लैक फैक्टर को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, और क्रूशियली इन अकॉर्डिंग टू द क्रेडिबिलिटी टू इट्स स्टेटस एज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, एंड अलॉन्ग विद दिस असर्टिंग इट लीडरशिप पोजिशन इन चेंजिंग द ग्लोब ऑर्डर, ठीक है। तो इन चारों पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इन सारे एग्रीमेंट्स का। मूविंग टूवर्ड्स द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द ग्लोबल सेंटर फॉर द न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये एक वर्ल्ड की फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप सेंटर था, ठीक है। कहाँ पे था? हरियाणा में था, हरियाणा स्टेट में खेरी जसा जसारू विलेज, ठीक है, यहाँ पे वो था। एंड दिस सेंटर जो है वो फैसिलिटेट करता है एक डेलिब्रेशन एंड अ डिस्कशन ऑफ अ इंटरनेशनल एक्सपर्ट ऑन अ वेरियस इशूज़, जहाँ पे इनोवेशन ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल, ठीक है, ये सारे इंक्लूडेड है। 5 स्कूल आते हैं उसके अंडर में, ठीक है। यहाँ पे 5 स्कूल के नाम मेंशन किए गए हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इनके नाम, बट स्टिल ये 5 स्कूल के नाम यहाँ पे दिए हैं। एंड अब हम देखते हैं टूवर्ड द नेक्स्ट चैलेंजेस क्या है इंडिया के तरफ। तो व्हाट इज द चैलेंजेस? तो इंडिया स्टेटस एज अ नॉन सिग्नेटरी टू द एनपीटी, ठीक है। तो रिमेनिंग एक बैरियर की तरह एक्ट करेगा बिकॉज इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी। सेकेंड इज द इशू ऑफ अ सिविल लाइबिलिटीज, ठीक है। तो इंडिया इनैक्ट करता है एक सिविल लाइबिलिटीज फॉर द न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, ठीक है, फॉलोइंग द 1984 भोपाल गैस ट्रेजरी, जो क्रिएट किया था मेकेनिज्म फॉर द विक्टिम कंपनसेशन प्रोविजन ऑन रिकोर्स लाइबिलिटीज on a supplier and a potential unlimited liabilities under this law. So एक this is also one of the issue of a liabilities, वो continue एक challenge है इंडिया के लिए for such type of a further engagement with the other countries for a nuclear सिविल न्यूक्लियर ट्रेड। नेक्स्ट इज अ प्रोटेस्ट इन द डोमेस्टिक फ्रंट, ठीक है। तो दिस प्रोटेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं रिजल्ट कर सकती है डिफरेंट मल्टीपल कंसेंसस एंड काफ़ी ज़्यादा जो है, ठीक है, जैसे कि प्रॉब्लम्स हो गए, ठीक है, जैसे कि वाटर टू द प्लांट, ठीक है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, लैंड एक्वाइजेशन एज वेल एज ए इशू ऑफ अ रिहेबिलिटेशन, ठीक है। तो ये सारा जो है आर द चैलेंजेस फॉर टुवर्ड्स द इंडिया। रिगार्डिंग वे फॉरवर्ड, जो दो हम वे फॉरवर्ड इस तरीके से कर सकते हैं कि जो ग्रोइंग कंसेंसस है अराउंड द न्यूक्लियर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तो ठीक है, वो कहीं ना कहीं पुश कर रहे डेवलप्ड कंट्रीज को कि दैट दे शुड गो अवे फ्रॉम द डिपेंडेंस ऑफ अ न्यूक्लियर एनर्जी, एंड दस जो डेवलपिंग कंट्री है जैसे कि इंडिया, उनके पास एक चॉइस है, ठीक है, बिटवीन द वन सोर्स ऑफ एनर्जी ओवर अनदर, एंड इट इज़ नॉट ईजी गिविंग ग्रोइंग एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड परसिस्ट डेवलपमेंट चैलेंजेस। दस एक प्रायोरिटी जो है शुड बी अकॉर्ड to continue the development of a safe mechanism and the use of a nuclear energy, and along with this India जो है must undertake a proactive role play करना चाहिए in establishing and improving the global mechanism। इंडिया को एक जो है अंडरटेक करना चाहिए पब्लिक आउटरीच एफर्ट रिगार्डिंग द न्यूक्लियर सप्लाई टुवर्ड्स द न्यूक्लियर सप्लाई कंट्रीज एंड अप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल लाइबिलिटीज फ्रेमवर्क जो है, जो रिमूव कर सकता है कंसेंसस ऑफ अ मेनी सप्लायर पार्टीज, ठीक है, उस पर भी जो है इंडिया को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से एक वे फॉरवर्ड यहाँ पे दिया गया है। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट इंडियाज़ डेवलपमेंट एफर्ट इन अफगानिस्तान। तो क्या हुआ है, इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है 100 प्रोजेक्ट जिसका वर्थ है 80 मिलियंस, ठीक है, डॉलर इन अफगानिस्तान, ठीक है। तो अभी देखा जाए तो इंडिया के जो डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है इन अफगानिस्तान, उसके बारे में तो इंडिया ने प्लेज किया है मोर देन जो है $2 बिलियन इन अफगानिस्तान एंड इन्वेस्ट इन द डाइवर्स फील्ड, ठीक है। कैसे कौन से फील्ड है, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर, ट्रेनिंग ऑफ अ पॉलिटिशियन, डिप्लोमेट्स एंड अ पुलिस, ठीक है। एंड इसके साथ साथ इंडिया जो रहेगा 5th लार्जेस्ट डोनर रहेगा टू द अफगानिस्तान एंड द लार्जेस्ट रीजनल डोनर। इंडिया जो है इज इम्प्लीमेंटिंग हाई विजिबिलिटी लार्ज स्केल प्रोजेक्ट इन द रिलेटिवली स्टेबल एरिया एंड अ लो विजिबिलिटी स्मॉल प्रोजेक्ट,
ठीक है, जो रिलेटिवली रिमोट एरियाज में है। ठीक है, इस तरीके से इंडिया के जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे इंप्लीमेंट किए जाएंगे। एंड ओवर द ईयर इंडिया का जो फोकस है, ठीक है, इट विल शिफ्ट द फोकस फ्रॉम द नैरो सिक्योरिटी सेंट्रिक अप्रोच टू द रीजनल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, डेवलपमेंट, गवर्नेंस एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, एमिंग टू यूज द अफगानिस्तान रिसोर्स पोटेंशियल टू बिल्ड करे एक इकोनॉमिक वायबिलिटीज, सस्टेनेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इस तरीके का इंडिया के जो प्रोजेक्ट है वो इंप्लीमेंट किए जाएंगे। इस फिगर में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया के जो प्रोजेक्ट है वो वर्क करेंगे। ठीक है, तो 5 पिलर्स रहेंगे। द ड्राइव दैट इंडिया डेवलपमेंट पार्टनरशिप विद अफगानिस्तान, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ थोड़े पॉइंट एक्सप्लेन कर देती। तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट देखा जाए तो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूशन ऑफ अ चाइल्ड हेल्थ जो है उसके तरफ से 4,000 जो बेड्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन अफगानिस्तान किया जाएंगे। उसके साथ साथ 166 हाई इम्पैक्ट कम्युनिकेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो भी लाए जाएंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मोर देन 3,500 अफगान जो है वो ट्रेनिंग में है। ठीक है, वेरियस ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है इंडियन थ्रू, एंड स्कॉलरशिप भी है उनके लिए। एंड कनेक्टिविटी फैक्टर देखा जाए तो चाबार पोर्ट का डेवलपमेंट एंड डायरेक्ट एयर फाइट कॉरिडोर, ठीक है, इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में वो भी इस्टेब्लिश किया था 2017 में। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा जो प्रोग्रेस है इंडिया और अफगान के रिलेशन जो है फ्रेंडशिप अच्छे से करने के लिए लाए गए हैं। अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है इन सारे प्रोजेक्ट का। तो सबसे पहला रहेगा एक सॉफ्ट पावर अप्रोच, ठीक है, अवॉइडिंग अ सिक्योरिटी सेंट्रिक रोल। इंडिया जो है अडॉप्ट कर रहा है एक सॉफ्ट पावर अप्रोच एंड रीएस्टैब्लिश करना चाह रहा है एक कल्चरल और जो हिस्टोरिकल लिंकेज है बिटवीन दिस टू कंट्रीज। डिमांड ड्रिवन स्ट्रैटेजी, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ इंडियन जो प्रोजेक्ट है हैज़ बीन प्रोवाइड करती है एक बेस ऑन अ नीड एंड रिक्वेस्ट ऑफ अफगान गवर्नमेंट, एंड दिस स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं हेल्प कर सकती है कि जनरेट करे सिग्निफिकेंट गुडविल फॉर द इंडिया। नेक्स्ट इज अ कनेक्टिविटी टू द सेंट्रल एशिया, ठीक है, तो सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी के लिए भी जो है अफगानिस्तान का एक मेजर रोल होता है। एंड दस उनके थ्रू, उनका जो हेल्प करके थ्रू हमारा भी कहीं ना कहीं बहुत प्रॉफिट हो सकता है। इम्प्रूविंग द अफगान कनेक्टिविटी, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द इंडिया की जो हाई विजिबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स है हैज़ बीन वेयर्ड अराउंड द रीजनल कनेक्टिविटी, ट्रेड एंड ट्रांसिट। एंड फॉर अ लैंडलॉक अफगानिस्तान रीजनल कनेक्टिविटी जो है एंड एक्सेस टू द सी रिमेन एज अ क्रूशल। इम्प्रूविंग द सेवरल सर्विस डिलीवरी, ठीक है, तो सर्विस डिलीवरी के फैक्टर में भी ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अलॉन्ग विद दिस इंडिया जो है इज हैज़ इन्वेस्टेड इन ए ट्रेनिंग एंड द कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग। सो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस है इस सारे प्रोजेक्ट का। अब हम देखते हैं कि चैलेंजेस क्या आएंगे वाइल इम्प्लीमेंटिंग दिस प्रोग्राम। तो सबसे पहला है कि सिक्योरिटी कंसेसेस, ठीक है, विड्रॉल ऑफ अ नाटो लीड सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स पर्सनल फ्रॉम अफगानिस्तान, वो कहीं ना कहीं एक अनस्टेबल कंडीशन जो है ला सकते हैं अफगानिस्तान में। एंड दस दिस अनस्टेबिलिटी और डिस्टेबिलिटी एंड टेररिज्म जो अफगानिस्तान में है वो जो चैलेंज रह सकता है इंडिया के जो प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट करते वक्त। पाकिस्तान बिहाइंड द सीन सपोर्ट द तालिबान इन डिस्टेबलाइजिंग द इंडियन डेवलपमेंट एफर्ट, ठीक है, एंड लैक ऑफ अ फ्लो अप सपोर्ट, ठीक है, तो सपोर्ट का जो है इंक्रीजिंग गैप दिखाई दे रही है बिटवीन द शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट एंड दस जो है हाई कहीं ना कहीं जो पीपल के एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, दैट हैज़ बीन हाइटन एंड अलॉन्ग विद दिस बट द लिमिटेड फॉलो अप एक्शन जो है एंड उसके साथ साथ जो इंटीग्रेटेड प्लान है इन टर्म ऑफ अ जॉब क्रिएशन हो गया, ठीक है, वो कहीं ना कहीं फुल्ली जो है डेवलप नहीं है। एंड दस इट इज़ अराइजिंग अ प्रॉब्लम लैक इन अ प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन, ठीक है, तो इशू ऑफ अ फाइनेंसिंग एंड कैपेसिटी लीड टू द डिले एंड दस एक प्रॉब्लम ऑकर हो रही है लैक ऑफ अ मॉनिटरिंग, ठीक है, तो प्रोजेक्ट अच्छे से इंप्लीमेंट हो रही कि नहीं, ठीक है, तो उसका भी एक मॉनिटरिंग का इशू है। सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी एक वन ऑफ द चैलेंज एंड मिस मैच विच नीड ऑफ अ पीपल, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारे जो चैलेंजेस हैं इंडिया को फेस करने पड़ेंगे वाइल डूइंग दिस वाइल और इम्प्लीमेंटिंग दिस प्रोजेक्ट। व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, तो इंडिया का जो है नीड टू फोकस फ्रॉम द एसिड क्रिएशन टू द प्रोग्राम डिलीवरी, ठीक है, यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन दिए गए हैं, ठीक है, तो सम रिकमेंडेशन फॉर इमीडिएट मीडियम टर्म एंड अ लॉन्ग टर्म, ठीक है, पॉलिसी इंटरवेंशन, ठीक है, इन द मीडियम टर्म अगर लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए तो नीड है कि इस्टेब्लिश करे एक स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस जो हेल्प कर पाए इंडिया रिवाइव करने को अफगान इंडिजिनस इकोनॉमिक बेस को प्रोजेक्ट जो एड्रेस कर पाए नीड ऑफ अ पुअर इन द रिमोट एंड रूरल एरिया, ठीक है, उसको टारगेट
प्रोवाइड करना चाहिए। एंड ग्रेटर इंटरवेंशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, जो कहीं ना कहीं वनरेबल कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए हेल्प यूजफुल रहेगा। एंड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, ठीक है, प्रॉपर मॉनिटरिंग, प्रॉपरली डिस्पर्स नीड जो है वो फुलफिल हो रही कि नहीं। एंड जो ब्रॉड बेस अप्रोच जो इन्वॉल्व करता है प्लेयर विद ओवरलैपिंग इंटरेस्ट ऑफ अफगानिस्तान इन द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। दिस इज द वे फॉरवर्ड रिगार्डिंग सम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बाय इंडिया इन द नेबरिंग कंट्रीज। तो कौन से ठीक है, यहाँ पे तो हमने अफगानिस्तान का देख लिया। बाकी कंट्रीज़ का अगर देखा जाए तो भूटान के साथ जो है इंडिया ने एक लार्जेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर रहा है। एंड भूटान जो है एक हाईएस्ट रिसिप्टेंट ऑफ इंडियाज ओवरसी एड्स। एंड अलॉन्ग विद दिस भूटान ने रिसीव किया है इंडिया के तरफ से $4.7 बिलियन, ठीक है, इन जो ग्रांट बिटवीन 2000 एंड 2017। एक हाईएस्ट प्रोजेक्ट अगर देखा जाए तो मगधेचु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, ट्रेड रूट फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ठीक है। एंड ये कुछ भूटान के साथ प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट बांग्लादेश का अगर देखा जाए तो की प्रोजेक्ट जो कनेक्ट करते हैं, जो इंक्लूड करते हैं रेल लिंक बिटवीन अंकारूरा एंड अगरतला, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा के रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी हैं। एंड मालदीव्स के साथ, ठीक है, इंडिया ने असिस्टेंस प्रोवाइड किया है, ठीक है, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। उसके साथ साथ इंडिया असिस्ट करता है हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड मालदीव्स के साथ। एंड नेक्स्ट इज म्यांमार के साथ अगर देखा जाए तो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। एंड अलॉन्ग विद दिस इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है ऑन इंडिया म्यांमार बॉर्डर। नेपाल के साथ भी काफ़ी ज़्यादा एक रही है, ठीक है, प्रोजेक्ट्स जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वेरियस हाईवे, रोड, ब्रिजेस, एयरपोर्ट। अपार्ट फ्रॉम द मल्टी सेक्टरल एंड मल्टी डायमेंशनल नेशनल इंडिया चाइना इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो है डिफरेंट नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ इंडिया के कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं। एंड श्रीलंका के साथ भी यहाँ पे मेंशन है कि श्रीलंका के साथ जो इंडिया हाउसिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है, और उसके साथ साथ कोलंबो पोर्ट इन कोलैबोरेशन विद द जापान, ठीक है। तो इस तरीके से श्रीलंका के साथ भी एक अच्छा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है इंडिया ने इस्टेब्लिश किया है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज़ इंडिया नेपाल टाइज। तो क्या हुआ है, रिसेंटली फॉरेन सेक्रेटरी जो है उन्होंने विजिट किया है नेपाल को, ठीक है, टू इम्प्रूव द बायलैटरल टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज। तो बैकग्राउंड देखा जाए तो इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ अ पीस एंड फ्रेंडशिप जो है ऑफ 1950 फ्रॉम अ बेड रॉक ऑफ अ स्पेशल रिलेशन जो एग्जिस्ट करते हैं इंडिया और नेपाल के बीच में। तो नेपाली जो सिटीजन है अवेल करते हैं फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज ऑन पार विद द इंडियन सिटीजन अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी। एंड नियरली 8 मिलियन जो है नेपालीज जो है, ठीक है, दे लिव एंड वर्क इन इंडिया। रिगार्डिंग रिसेंटली शिफ्ट जो दिखाई दिया उन दोनों के रिलेशन में, उसके बारे में अगर देखा जाए तो बाउंड्री डिस्प्यूट, ठीक है, डिस्पाइट इंडिया एंड इंडियाज ऑब्जेक्शन, नेपाल जो है उन्होंने एक इशू किया था एक पॉलिटिकल मैप जहाँ पे उन्होंने लिम्पुदा धरा, लिम्पू लेक और काला पानी का जो रीजन है उसको उनके मैप में इंक्लूड कर दिया था। और अगर देखा जाए तो वो इनिशियली पार्ट है उत्तराखंड का। उसके साथ साथ जो नेचर है, चेंजिंग नेचर ऑफ अ ट्रेडिशनल बिजनेस टाइज, ठीक है, फ्रॉम द स्मॉल एंड अ मीडियम नेपालीज बिजनेसेस इट इज़ नाउ ईजियर कि वो ट्रेड करे चाइना के साथ एज अ रूल हैज़ बिकम हार्डर टू डू बिजनेस विद द इंडिया, ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लम अराइज हो रहा है। एंड नेक्स्ट इज द आइडियोलॉजी बेसिस, दैट इज तो कम्युनिस्ट जो पार्टी है ऑफ नेपाल वो ज़्यादा फेवर करती है चाइना को एंड अगेंस्ट द इंडिया, ठीक है। एंड चाइनाज फैक्टर अगर देखा जाए दैट इज चाइना ओपन कर रहा है एक पोर्ट टू नेपाल एंड प्रोवाइड कर रहा है एक्सेस टू द ट्रांस हिमालयन रेलवे जो रिड्यूस करेगा नेपाल का डिपेंडेंस ऑन इंडिया। एंड दस नेपाल जो है उसके साथ साथ ज्वाइन कर रहा है चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इंडिया अलाइंग रोल इन नेपाल्स internal politics, that is India implied support for 2015 blockade on a landlocked countries and anti Indian sentiment जो है वो कहीं हाई हो रहे हैं। एंड दस दिस आर द रिसेंटली जो रिलेशन में शिफ्ट दिखाई दे रहा है इंडिया और नेपाल के बीच में। अब हम देखते हैं कि इंडिया और नेपाल का कॉपरेशन किस किस फील्ड में रहा है, ठीक है। तो डिफेंस और कॉपरेशन के फील्ड में अगर देखा जाए तो इंडिया जो है हमेशा ही एक असिस्टेंट प्रोवाइड किया है टू द नेपाल आर्मी इन मॉडर्नाइजिंग देम। एंड जो है नियरली 32,000 जो है नेपाली गोरखास आर सर्विंग इन द इंडियन आर्मी। वाटर रिसोर्स कॉपरेशन में भी जो है थ्री टायर
बायोलेटरल मैकेनिज्म जो है 2008 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। एंड एनर्जी कोऑपरेशन के फील्ड में भी जो है इंडिया और नेपाल जो है उनका काफ़ी अच्छा रिलेशन रहा है। उन्होंने पावर एक्सचेंज एग्रीमेंट 1971 को साइन किया था। एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी रहा है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है नेपाल का। एंड एजुकेशन की फील्ड में अगर देखा जाए तो इंडिया ने प्रोवाइड किया है अराउंड 3000 स्कॉलरशिप और सीट्स टू द नेपालीज नेशनलिस्ट, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दिस कल्चरल के फील्ड में भी, कल्चर के फील्ड में ही कल्चर जो है लिंक करते हैं इंडिया और नेपाल को इन वेरियस फैक्ट, ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम द रिलीजन हो गया, लैंग्वेज हो गया, क्यूसिन या मूवीज़। इस तरीके का एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड या कॉपरेशन रहा है इंडिया और नेपाल के बीच में। अब हम देखते हैं व्हाट मेजर शुड बी टेकन कि जो इंडिया और नेपाल के बीच में अभी हमने जैसे देखा कि कुछ रिलेशन जो है चेंज होते दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले अमेंड कर सकते हैं जो ट्रीटी है पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी 1950 को, ठीक है। जो नेपाल चाहता है दे वांट अमेंड सर्टन क्लॉज इन 1950 ट्रीटी, ठीक है। तो प्रॉपर एक डायलॉग्स थ्रू उनको जो है उनकी जो ट्रीटी अमेंड करनी चाहिए। अलॉन्ग विद दिस एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन है कि जो एमिनेंट पर्सन्स एक ग्रुप सेटअप joined by two country to review their bilateral relation addressing infrastructure need of a Nepal, ठीक है। इंडिया सॉरी नेपाल जो है वो दे आर कॉलिंग फॉर एक्सपीडिशली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ मेगा इंडिया प्रोजेक्ट, ठीक है। तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है, इट होल्ड इमेंस सिग्निफिकेंस एंड पोटेंशियल फॉर बोथ दिस कंट्री एंड देयरफॉर एक नीड है कि टू क्राफ्ट अ न्यू अप्रोच एंड अलाउ करना चाहिए ऑर्डनरी नेपालीज को एंड सीक देम द अपॉर्चुनिटी इंडियन इकोनॉमी एंड दिस इज वन ऑफ द वे फॉरवर्ड पॉइंट। नेक्स्ट इज नेपाल नीड टू issues इंडियाज कंसर्न ओवर द चाइनीज एक्टिविटी इन नेपाल, ठीक है। इंडिया को जो है नीड टू मिनिमाइज द इंटरफेरेंस बाय एक्नॉलेजिंग कि नेपाल की जो स्ट्रैटेजी है, ठीक है, स्ट्रैटेजी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंपल्शन एंड रिवेल करना चाहिए साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ अ रीजनल कॉपरेशन दैट इज सार्क, ठीक है। दो इंडिया जो है हैज़ बीन एंगेजिंग इन बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव जो है, ठीक है, दैट इज बिम्स्टेक एंड अलॉन्ग विद दिस जो बांग्लादेश भूटान नेपाल चाइना इनिशिएटिव है, सॉरी नेपाल इनिशिएटिव है, ठीक है, उस तरीके से जहाँ पे इंडिया इंगेज है। द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड मल्टी सेक्टरल कॉपरेशन जो है सार्क के साथ जो रूटेड है इन द साउथ एशियन आइडेंटिटी कैन नॉट बी रिप्लेस, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे वे फॉरवर्ड दिया गया है, ठीक है, कुछ किस तरीके से हम मेजर ले सकते हैं टू स्ट्रेंथन द रिलेशन। मूविंग टू द कंक्लूजन, तो जो सेंचुरीज ऑफ अ सोशल एंड कल्चरल पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी एंड इकोनॉमिक टाइज कैन ओनली रिमेन स्ट्रॉन्ग जब तक एक रिलेवेंट, ठीक है, रिलेवेंट टू चेंजिंग टाइम। गवर्नमेंट ऑफ नेपाल और इंडिया जो है मस्ट रिसेट द नेरेटिव एंड मॉडर्नाइज देयर पॉलिसीज, ठीक है। एंड इंडिया जो है शुड पुट आउट द मेजर इशूज जो है बायलैटरल ऑन द टेबल फॉर द निगोसिएशन इंक्लूडिंग 1950 की ट्रीटी, नेशनल ट्रीटी जो है नेपाली सिटीजन के साथ, ठीक है। उन सारे का जो है एक प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए बायलैटरल इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। इस तरीके से हम एक कंक्लूजन दे सकते हैं। एंड इन दिस वे वी कंक्लूड अवर टुडेज न्यूज सेक्शन। हैव अ नाइस डे एंड प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।